नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड बाय शिवम पे। आज हम देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो एक्ट है 2022। ये होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है जो कि 4 अगस्त से जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों ये एक्ट लाना पड़ा, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और ये मेरे बारे में आप जान सकते हैं। टेलीग्राम पे ये जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंप्लीफाइड एग्जाम्स के नाम से और मैं यहाँ पे इसकी पीपीटी पोस्ट कर। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो 2022 का है, जो कि 4 अगस्त को जो हमारा एक्शन में आ चुका है, ये कैसे अलग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1922 से, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसके फायदे थे और क्या इसको लेके कंसर्न्स हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगस्त 4 को नोटिफाई हो ही चुका है ये। बेसिकली ये जो एक्ट है, ये वाला भी और पहले वाला भी, ये कन्विक्ट्स के मेजरमेंट्स और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के ऊपर है, जो लीगल सैंक्टिटी देता है इस एक्ट को। ठीक है, तो यूज क्या है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का क्रिमिनल ट्रायल्स में। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात, जो कल्प्रिट है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, अगेंस्ट द पर्सन जो भी अरेस्ट हुआ है। दूसरा, सस्पेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना जो बार बार ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, और तीसरा, कन्विक्शन को एस्टेब्लिश करना। जो पुराना वाला जो प्रिजनर एक्ट था 1920, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट जो 1920 था, वो उसके क्या प्रोविजंस थे, उसकी प्रोविजन सिमिलर ही थे लगभग, कि मतलब जो आपका ये फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, इन सबको मेजरमेंट करता था, रिकॉर्ड करके रखता था, क्योंकि ये नए फॉर्म ऑफ एविडेंस थे। ठीक है, पहले तो अलग पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर धीरे धीरे जब ये 1920 में ये सब चीजें आई, नई नई तरीके की फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, तो ये फिर मेजरमेंट रिकॉर्ड किए जाने लगे। ठीक है, लीगल सैंक्शन नहीं था तो कई बार लोग रिफ्यूज कर दिया करते थे अपनी जो मेजरमेंट्स है उसको देने से। ठीक है, तो हालांकि पुलिस की पावर अरेस्ट करने की है, पर केवल अरेस्ट कर लेने से किसी पर्सन को सर्च करने का अधिकार नहीं मिल जाता एकदम। ठीक है, तो फिर लीगल सैंक्शंस जो हैं वो मिल जाएं इस तरीके की सर्च को और मेजरमेंट लेने के लिए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। और ये सोसाइटी के भी इंटरेस्ट में था, और ताकि जो है प्रोसिक्यूशन हो पाए और जो ऑफेंसेस हैं वो प्रिवेंट हो पाए। ठीक है, अपराध अपराध मुक्त जो समाज है उसको करने की प्रक्रिया में, कि भाई मान लीजिए कोई रेगुलर अगर कोई पर्सन जो है इस तरीके क्राइम कर रहा है, 2 साल के बाद निकल गया लेकिन उसका रिकॉर्ड है, तो अगली बार कोई क्राइम हुआ सबसे पहले रिकॉर्ड से चेक कर लिया। ठीक है, कि भाई इसके फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं या ये फिंगरप्रिंट उसी पर्सन के हैं कि नहीं है, तो इन सब चीजों में भी सुविधा हो जाती है। ठीक है, अब ये जो लीगल सैंक्टिटी की बात थी, तो वो तो इससे मिल ही गई थी फिर। ठीक है, तो इस लॉ को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी नए वाले लॉ से, क्योंकि पुराना वाला तो हमारा ये था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। तो एक्चुअली क्या था कि इसको लेकर के कई बार आवाजें उठती रही, क्योंकि नए नए फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन और आ गए थे, जैसे आवाज को भी जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, सिग्नेचर, राइटिंग, हथेली का जो प्रिंट है ना, पाम इम्प्रेशन वगैरह, ये सब भी चीजें हो गई थी। तो सबसे पहले तो 87th रिपोर्ट है जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने का इसको रिव्यू किया और बोला कि भाई इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, रिकमेंडेशंस भी थी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राम बाबू मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला जो केस था, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो है इसमें अमेंडमेंट करने चाहिए कुछ, ताकि और चीजें इसमें ऐड की जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने भी जो है, जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लोकसभा में जब पेश किया, तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि एडवांसमेंट जो हुई है फॉरेंसिक्स में, वो ये डिमांड करती है कि भाई और टाइप के मेजरमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा सके। और मोटी मोटी हाइलाइट्स क्या है कि लीगल सैंक्शंस तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा जो है एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, ये वो एजेंसी रहेगी, नोडल एजेंसी रहेगी, जो मतलब मैनेज करेगी, प्रोसेस करेगी, शेयर करेगी, डिसेमिनेट करेगी इन रिकॉर्ड्स को स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई इसमें। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, कंसर्न्स क्या है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे, अभी जो वर्तमान का जो लेजिस्लेशन है। अब ये देखिए, ये तो हो गया कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ठीक है, और इसका डुप्लीकेट ये आया है, प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन, ये 2022 क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। ठीक है, अब कंसर्न क्या है कि कंसर्न थोड़े से प्राइवेसी के हैं कुछ लोगों को। ठीक है, मतलब जो स्कॉलर्स वगैरह हैं उनके ये रिजर्वेशंस है। अच्छा, अब क्या कंसर्न है भाई प्राइवेसी का,
पुत्तुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइवेसी इंट्रूसिव मेजर टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, प्राइवेसी इंट्रूसिव जो भी मेजर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, और वहां पे नीड होनी चाहिए लेजिटिमेट एम ऑफ द स्टेट, और लॉ से बैक होना चाहिए, और नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो इस लॉ में जो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, इसके एम भी लेजिटिमेट है, लॉ से भी बैक्ड है, सब कुछ ठीक है। इसमें इसमें जो समस्या लग रही है वो समस्या लग रही है नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात पे। प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात कैसे, कि जैसे इसमें टर्म ये भी लिखा हुआ है बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, इससे कंसर्न लोगों को हुआ है कि ये जो है प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करवाएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट के अलावा इन चीजों की एनालिसिस से समस्या है। तो मोटा मोटी बात यही होगी कि पुट्टास्वामी जजमेंट, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, पुट्टास्वामी जजमेंट है, तो केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो भी प्राइवेसी इंट्रूसिव मेजर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, और आपका जो एम जो है लेजिटिमेट होना चाहिए, लॉ से बैक्ड होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे नेसेसिटी और प्रोपोर्शनलिटी की बात आ गई है, क्योंकि एनालिसिस और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो है इनसे कंसर्न आया है, ठीक है। क्योंकि ये मेजरमेंट से बाहर की चीजें हो जाती हैं। मेजरमेंट तो फिजिकल हुआ, जैसे पाम का ले लिया, फिंगर का ले लिया, सिग्नेचर ले लिया, वॉइस ले लिया, आइरिस स्कैन कर लिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें 1920 वाले एक्ट में एक चीज ये थी कि जो मेजरमेंट होंगे वो तभी लिए जाएंगे या तो पर्सन कन्विक्टेड हो या अरेस्टेड हो उन ऑफेंसेस के लिए जिसमें 1 साल से ज्यादा की सजा है। अभी करंट लॉ में क्या है कि ये वाला प्रोविजन जो 1 ईयर एंड अपवर्ड है ये हटा दिया है। अब कोई भी मतलब अगर कन्विक्टेड हो चाहे अरेस्ट हो, छोटी छोटी चाहे पेटी ऑफेंसेस ही क्यों ना हो, उसके सारे मेजरमेंट्स ले लिए जाएंगे। ये इससे एक समस्या है, ये पॉइंट नंबर 2 है ना, ये भी नोट कर लीजिए। एक तो ये देखिए ये हो गया, दूसरा वो क्या बोलते हैं जिसमें जो प्राइवेसी वाली बात पे, जिसपे जो है प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आ गई, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अ, अब इसमें इनका कहना यह है कि इस तरह की चीजें हैं ये अब्यूज ऑफ लॉ को बढ़ावा दे सकती हैं लोअर लेवल पे, ओवरबर्डन हो जाएगा सिस्टम, छोटे छोटे केसेस में भी आपको पूरे पूरे मेजरमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ रहा है, और फिर केवल एक चीज और मेंशन की है कि सारा रिकॉर्ड मेंशन होगा ओनली फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन। तो ये जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो और एक बात और है इस प्रोविजन में कि वो पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है किसी भी ऑफेंस के लिए जो 7 साल से कम का ऑफेंस है, ठीक है, पर वो वीमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट नहीं है, वो बाध्य नहीं है बायोलॉजिकल सैंपल देने के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल सैंपल इज डिफरेंट फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स, ठीक है, इनसे ये अलग है बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। This is definitely an improvement over earlier law, which did not give allow any such refusal. तो एक्चुअली बस यही है कि इस लॉ में ये अच्छी बात है कि बायोलॉजिकल सैंपल के केस में क्राइम जो है वो वीमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी जो है 7 ईयर से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्कशन वाली बात है। और दूसरा एक और समस्या लोगों को लग रही है इसमें, एक मास सर्विलांस की बात लग रही है, ठीक है, कि ये जो क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम है, इससे इसका डेटाबेस शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो डेटाबेस होगा वो किससे शेयर किया जाएगा, सीसीटीएस से, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। तो फिर इससे इनको लग रहा है कि भाई मास सर्विलांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। एक तो आपका हो गया मास सर्विलांस वाला हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो बाध्य नहीं है, 75 ईयर्स में डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 साल वाला प्रोविजन हट गया है कि आपको किसी भी ऑफेंस के लिए अगर जो अरेस्ट है तो उसके जो है सारे मेजरमेंट्स ले लिए जाएंगे। एक और कंसर्न है, हालांकि ये मुझे बिल्कुल फालतू का लगा, क्योंकि इसमें जो है जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों का कंसर्न है कि भाई ये जो इस लॉ को वायलेट कर रहा है। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पॉइंट को सेटल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथी कलू ओघाड़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नॉन कम्युनिकेटिव एविडेंस है, ठीक है, वो एविडेंस जो है वो आपके काउंट नहीं होंगे, कि इसमें जो आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन में खुद के खिलाफ गवाही देना, इस बात से जो आपको सुरक्षा मिली हुई है उसमें आपके फिंगरप्रिंट और आपके जो है सिग्नेचर और वॉइस ये सब उसमें नहीं आ सकती। आपको अपने खिलाफ गवाही नहीं देने का प्रोटेक्शन है, वो मुंह से बोलने का है सिर्फ, राइट।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ये सारी की सारी चीजें काउंट होती हैं कैसे, एज ए नॉन कम्युनिकेटिव एविडेंस। नॉन कम्युनिकेटिव एविडेंस का मतलब ये है कि ये एविडेंस भैया कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे तुम्हारी तरह से, तुम बोल ले रहे हो मुंह से, है ना। ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये इसमें जो है लागू नहीं होता ये वाला कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बाकी तो अब ये पॉलिटिकल बात हो गई कि भाई ऑब्जेक्शंस इस पे हैं, जैसे आपने जो है डीएनए टेक्नोलॉजी को और उसको जो है आपने इसको भेजा था स्टैंडिंग कमेटी के पास में, उससे इसको बेनिफिट मिला था, इसको भी भेज देते। तो इतनी सी बात है बस, बाकी आप बने। और पीपीटीज के लिए मैं यहाँ पे भेज दूंगा सिंप्लीफाइड एग्जाम्स टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर आपको ये पसंद आया हो सेशन, अगर आपको आनंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।